नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। एक सेकंड भाई, वो स्लाइड लेके आ रहा हूँ। हाँ जी, करें भाई शुरुआत। चलो जी, एक बार जल्दी से वो जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ। कुछ बच्चे नए ऐड होते हैं क्लास के अंदर, फिर वो परेशान होते हैं। अब होता क्या है, ये जो हमारे बैचेस होते हैं, जैसे अभी आप ये जो बैच देख रहे हो, अपने आप में एक इंडिविजुअल बैच भी होता है और ये अलग अलग बड़े बैचेस का पार्ट भी होता है। जैसे कोई ऑल स्टार्स बैच का पार्ट होगा, कोई फिनिक्स बैच का पार्ट होगा, कोई ब्रह्मास्त्र बैच का पार्ट बन जाएगा ये बैच। तो होता क्या, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब मान लो ऑल स्टार्स नाम से बैच था, उसका भी ये पार्ट है। अब बच्चा उस पर क्लिक करता है तो देखता रोज ही वो कैब की क्लास हो रही है यार इसमें। तो भाई उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं कि ये जो टाइमिंग है मेरा 6:15 टू 7:45, 6:15 टू 7:45, ये जो मेरा टाइमिंग है ये रिजर्व्ड है बेसिकली ग्रामर प्लस अपने ग्रामर के लिए, ग्रामर प्लस में आरसी। ठीक है, इसको भी चेंज कर देंगे बच्चे। काफी बच्चे कह रहे हैं कि 8 बजे वाला बैच भी ग्रामर, 8 बजे ग्रामर कर दो और पहले कर दो। अब काफी टाइम से ये चल रहा है, अगली बार इसको फ्लिप मार दूंगा। ये वाला बैच तो आ गया, अगली बार तो फ्लिप मार दूंगा इसको। ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो टाइमिंग है 8 टू 9:15, 8 टू 9:15। ठीक, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा मैंने। मंडे ट्यूसडे को होती है इसमें प्रैक्टिस, मंडे ट्यूसडे को इसमें चलती है प्रैक्टिस, और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को इसके अंदर चलती है वोकैब। तो ये है मेरे दिन के जो प्लस बैचेस हैं उनका शेड्यूल। आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। ग्रामर पढ़नी है तो इस टाइम आना। इसमें नया बैच बच्चे आएगा 22 जुलाई को, उससे पहले कोई फायदा नहीं है। पुराने बैच में जाओगे, आखिरी के उसके दो चार क्लासें बची हुई हैं, कोई फायदा नहीं है। उससे बढ़िया आप यहाँ पे इसको करना, नए वाले बैच को। ठीक है जी, चलो जी अब आ जाओ। आज अपने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सुने होंगे आपने, एसएससी के पेपर में सवाल आते हैं। वो कौन सी जगह जहां मक्खियों को रखा जाता है, जहां मछलियों को रखा जाता है, जहां सिक्के बनाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो किसी काम को शौकिया करता हो, प्रोफेशनली ना करता हो, उसको क्या कहते हैं। एक ऐसी पोजीशन जिसके अंदर वेतन ना मिलता हो, सिर्फ पोजीशन हो, उसको क्या कहते हैं। हाँ कि ना। तो ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंडर में आते हैं। आ जाओ शुरुआत करते हैं। ऑल द पीपल हु आर अलाउड टू वोट, वो सारे लोग बेसिकली मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, उन सबको क्या बोलते हैं। उन सबको बोलते हैं इलेक्टरेट। उन सबको बोलते हैं इलेक्टरेट। उन सबको क्या बोलते हैं, इलेक्टरेट। इलेक्शन से याद कर सकते हो। इलेक्शन में जो लोग वोट डालेंगे क्या कहलाते हैं, वो इलेक्टरेट कहलाते हैं। इलेक्शन में जो लोग वोट डालेंगे वो क्या कहलाते हैं, इलेक्टरेट कहलाते हैं। ऐसे सब लोग जो वोट डालने का जिनको सरकार ने राइट दे रखा हो, उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्टरेट। कितनी कहानी क्लियर है। दिस ईयर द इलेक्टरेट इंक्लूड्स मैनी फर्स्ट टाइम वोटर्स।
इस साल जो इलेक्टरेट्स है उसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स, इस इस ईयर बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स मिलेंगे, बेसिकली जो इंक्लूडेड हैं। वीके भाई, जो भी बच्चे ये पूछना चाहते हैं, देखो दो सवाल मेनली कोर्सेज में जो डील नहीं हो पाते। सर मुझे ना इंग्लिश बोलना सीखना है इंटरव्यू वगैरह के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो सर उसके कैसे करूं? और सर टीयर 3 में ना डिस्क्रिप्टिव आती है, ऐसे लेटर और ये सब लिखना चाहता हूं मैं इंग्लिश में, तो उसके लिए क्या करूं? इन दोनों के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से मेरा YouTube चैनल है, उस पर एक वीडियो बना रखी है मैंने। उस वीडियो का टाइटल है स्पोकन के लिए बेस्ट टीचर कौन है। स्पोकन के लिए बेस्ट टीचर कौन है, स्पोकन के लिए बेस्ट टीचर कौन है, इस नाम से उस वीडियो का थंबनेल लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें बताइए दोनों बातें, स्पोकन कैसे करनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव कैसे करना चाहिए, सब बता रखा है उसमें। ठीक है जी, आ जाओ वापस शुरू कर लेते हैं, अभी जो पढ़ाने हैं बच्चे वो पढ़ लेते हैं। ठीक, दक्ष मंडल जी, वॉइस और नरेशन मेरे यूट्यूब चैनल से ही करनी है, मेरे यूट्यूब चैनल से करनी है। इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से यूट्यूब चैनल है। अब मैं ये बातें बता बता के थक चुका हूं। बच्चे जो होते हैं ना, चलो कोई नहीं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। बहुत बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है सर आपके यूट्यूब चैनल से ही पढ़ना है तो हमने फिर प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लिया, क्यों पैसे दे रखे हमने? हाँ के ना, बात उनकी भी ठीक है, लेकिन बात क्या है कि वहां पे जो मैंने पढ़ा रखा है वॉइस और नरेशन, वैसा कंटेंट जो है वो यहां पे भी डिलीवर करूंगा, तो कोई मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहां पे कुछ अलग पढ़ा दूंगा। उसमें अगर उस कंटेंट में कुछ और नया ऐड करने की जरूरत होती, या फ्री में बेवकूफ बना रखा होता, फ्री में अच्छा ना पढ़ा रखा होता, यहाँ पे मैं बढ़िया पढ़ाने की सोचता, तब तो यहाँ उसको दोबारा पढ़ाऊं। वरना फिर क्या मतलब बनता उसी चीज को दोबारा पढ़ाने का? जब वो अवेलेबल है तो उसको वहां से अपने को अवेल कर लेना चाहिए। एक छोटी सी बात बोलूंगा, शायद उससे आप समझ जाओगे। आप मेरी वॉइस की नरेशन की सारी वीडियो देखना मेरे YouTube चैनल पे, आप मेरे वॉइस और नरेशन की सारी वीडियो देखना YouTube चैनल पे, और उनका जो कंटेंट है, उसका जो कंटेंट है बिल्कुल पहली क्लास से सीक्वेंशियल वे के अंदर देखना। अगर आपको ऐसा कंटेंट किसी के पेड बैच में भी मिल जाए, पूरे जगत में जितने आप टीचर्स को जानते हो उनके किसी के भी पेड बैच में अगर आपको वैसा कंटेंट मिल जाए तो मुझे बता देना, अपना एड्रेस सेंड कर देना, अन अकेडमी छोड़ मैं तेरे घर पे आके पर्सनल पढ़ा के जाऊंगा। और बताओ, ठीक है? YouTube फ्री वीडियो, पेड वीडियो, कहीं भी अगर उससे जबरदस्त कंटेंट अगर आपको मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको जहां आप कहोगे, अन कहोगे अन अकेडमी पढ़ाऊंगा, तुम्हारे घर कहोगे घर आके पढ़ाऊंगा। और बोलो, आ जाओ अब, इस बारे में अब और कोई बातें नहीं करते, आ जाओ अपने बैच को देखते हैं। इलेक्टरेट वो लोग होते हैं बेसिकली जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, हु आर अलाउड टू वोट, जिनको वोट करने का अधिकार होता है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे इलेक्टरेट। ठीक है जी, इलेक्शन से याद कर सकते हो। इलीजियम, इलीजियम, इलीजियम क्या होता है? बेसिकली इलीजियम क्या होता है? जैसे होता है ना स्वर्ग, मरने के बाद जैसे इमेजिन कराया जाता है कि स्वर्ग में जाओगे तो वहां पे ऐसा होगा, अप्सराएं होंगी, ये होगा वो होगा, है ना? तो बेसिकली बिल्कुल स्वर्ग, कोई ऐसी चीज जहां पे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इलीजियम, इलीजियम एक ऐसी हाइपोथेटिकल जगह होती है, इलीजियम ऐसी कोई हाइपोथेटिकल जगह होती है जहां पे कोई दुख दर्द नहीं। ठीक है, सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया है, एकदम स्वर्ग जैसा, पैराडाइज जैसा। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, शी वॉज एन इलीजियम, हर चीज परफेक्ट थी, वो एक इलीजियम में रह रही थी। ऐसे याद कर लो, आलीशान, इलीजियम आलीशान, इलीजियम आलीशान। मान लो आप किसी ऐसे होटल में चले गए, बहुत बहुत बेसिकली जिसको बोलते हैं ना बहुत ही लेविश होटल है, दुनिया जहान की वहां पे आपके लिए सुख सुविधाएं हैं, 50 तरह के आपके वो नौकर चाकर हैं, तो आप कैसे स्टेट में रह रहे हो? आप इलीजियम में रह रहे हो, आप इलीजियम में रह रहे हो। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। इमेरिटस, इमेरिटस, इमेरिटस का बेसिकली मतलब होता है
नो लॉन्गर हैविंग अ पोजीशन स्पेशली इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी बट कीपिंग द टाइटल ऑफ द पोजीशन। कई जो लोग होते हैं कई जो लोग होते हैं वो अपनी फील्ड में इतना अच्छा काम कर देते हैं कि उनको इनको आपने ऐसा सुना होगा। वैसे देखो ओबामा की फोटो इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन ओबामा के लिए सही वर्ड नहीं। असलियत में ये वर्ड यूज किया जाता है जनरली कोई कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, यूनिवर्सिटी के डीन वगैरह के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल कोई वहां का प्रोफेसर था, प्रिंसिपल था, डीन था, उसकी बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मान लो उसकी इज्जत हो, उसने अपनी सारी जिंदगी वहां पे बिता दी। तो रिटायरमेंट के बाद बेसिकली क्या कर देते हैं कि उसकी सैलरी तो नहीं मिल रही, लेकिन आज भी उसे प्रोफेसर साहब कह के, या ऐसे अपने लोकल में तो बोलते हैं प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, वैसे उसको वो टाइटल अपने टाइटल अपने नाम के साथ लगाने की मतलब बेसिकली छूट दे दी जाती है कि आप जब तक जिएंगे वो टाइटल आप अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं। अगर कोई कहीं का डीन था तो डीन मिस्टर शर्मा ऐसे करके, डीन मिस्टर दुग्गल करके आप सारी जिंदगी ताउम्र आप लगा सकते हैं जब तक आप जिंदा हैं, एज अ रिस्पेक्ट। कुछ बात आ रही है समझ में? नो लॉन्गर हैविंग अ पोजीशन स्पेशली इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अगर आप आज उस पोजीशन पे नहीं हो उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपके पास वो टाइटल है, आपके पास वो टाइटल है उस चीज के लिए, ठीक। नेमोनिक्स बच्चे इन्होंने स्लाइड के अंदर ऐसे लिख दिया है, नेमोनिक्स जिनके बन पाते हैं वो बना देते हैं, जिनके नहीं बन पाते वो नहीं बनाते। अब इसको मेरिट से याद कर लो। मेरिट का मतलब क्या होता है? अगर आपके अंदर कोई मेरिट है तो बेसिकली आपके अंदर कोई अच्छा गुण है। अगर किसी के अंदर बहुत सारे मेरिट्स होते हैं, कहने का मतलब उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, तो हम उसे रिटायरमेंट के बाद क्या बना देते हैं? हम उसे एमेरिटस बना देते हैं। अगर कोई पर्सन के पास बहुत सारे मेरिट्स हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, मेरिट से याद कर लो इसको, मेरिट से याद कर लो। अगर किसी पर्सन के पास बहुत सारे मेरिट्स हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, तो उसको रिटायरमेंट के बाद भी क्या बना दिया जाता है? एमेरिटस बना दिया जाता है। The emeritus professor of philosophy might have retired but still held the honorary position on the school board. जो एमेरिटस प्रोफेसर है फिलोसफी का, वो अब रिटायर हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी आज भी उसके पास एक ऑनररी पोजीशन है स्कूल बोर्ड में। स्कूल का जो बोर्ड है जो सारे डिसीजन लेता है, उसमें भी उसको एक ऑनररी पोजीशन दे दी गई है। यानी वेतन नहीं मिलता उसका, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट, ऑनर के लिए जो पोजीशन दे दी गई है, एमेरिटस पोजीशन दे दी गई है। आगे बात समझ में? टिल्यूलेट, टिल्यूलेट इसका क्या मतलब है? वैसे ये जनरली ना वर्ब के रूप में नहीं, जनरली ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, टिल्यूलेटेड। आपको यहाँ पे जनरली आपको ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता हुआ नजर आएगा, वर्ब के रूप में कम यूज होता हुआ नजर आएगा। टिल्यूलेट जब वर्ब होती है तो उसका बेसिकली मतलब होता है पौधे का पीला पड़ जाना या पौधे को पीला करना। जो सनलाइट होती है कई बार उसकी कमी से, सनलाइट वगैरह की कमी से आपने देखा होगा पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पौधों वगैरह के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो वो कैसे हो गए? वो पौधे हो गए बेसिकली इटिलेटेड हो गए। वो पौधे क्या हो गए? इटिलेटेड हो गए। इतनी बात आ गई समझ में? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट प्लांट्स डेवलप ट्यूलेटेड ग्रोथ पैटर्न। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की कमी में जो पौधा था वो इटिलेटेड ग्रोथ पैटर्न शो करने लगा, यानी ग्रोथ पैटर्न यानी पीला वाला जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो शो करने लग गया। अब जिसको पूरी लाइट मिल रही है वो ऐसा हो रहा है। अब ये वाला जो है ये बेसिकली बिना लाइट के ऐसे पीला सा बढ़ के पड़ गया, इसको ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। एटिकेट, एटिकेट्स ये तो सुना होगा। एटिकेट नहीं है क्या तुझे? ये तो 50 बार सुना होगा। इस वर्ड को याद कराने की कोई जरूरत है क्या? अगर आप किसी के घर जाते हो और आपने ना नमस्ते करी ना कुछ करी, मतलब उसने सामने वाले ने, तो आप बच्चों को क्या कहते हो? एटिकेट्स नहीं है तुम्हें? किसी से कैसे बात करते हैं? सेट ऑफ रूल्स एंड कस्टम्स दैट कंट्रोल एक्सेप्टेड बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और सोशल सिचुएशन। वो जो सेट ऑफ कस्टम, वो जो रिवाज रूल बनाए गए हैं जिनसे बिहेवियर, जो कि बेसिकली बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जो जो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, द सेट ऑफ रूल और कस्टम दैट कंट्रोल एक्सेप्टेड बिहेवियर, जो कंट्रोल करते हैं कि हाँ ये वाला बिहेवियर हम एक्सेप्ट करेंगे और ये वाला बिहेवियर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं एटिकेट्स। बहुत कॉमन वर्ड है ये, तो इसको याद कराने की क्या जरूरत है? एविक्ट करना,
ये वर्ड पहले भी शायद अपना आ चुका, पिछली बार ये नाउन के रूप में आया था एविक्शन, अगर आपको याद हो। जैसे जैसे मान लो आप रेंट नहीं दे रहे तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, आपका एविक्शन कर देगा, आपको घर से बाहर निकाल देगा। हाँ के ना? एविक्ट करने का मतलब होता है किसी को कहीं से बाहर निकाल देना, किसी को जबरदस्ती करके फोर्सफुली कहीं से बाहर निकाल देना। ये वर्ड पहले आ चुका है। पुलिस हैड टू एविक्ट द डेमोन्स्ट्रेटर फ्रॉम द बिल्डिंग। पुलिस वालों को, डेमोन्स्ट्रेटर को, वो तो प्रदर्शनकारी थे, उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालना पड़ा। दे वर टू एविक्ट अ कपल एंड देयर 3 चिल्ड्रन फ्रॉम द रेंटेड हाउस। उन्हें काम मिला था, उन्हें एक कपल को और उनके 3 बच्चों को रेंटेड हाउस से बाहर निकालना था। एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी, अगर किसी चीज की एक्सीजेंसी होती है तो बेसिकली उसकी अर्जेंट नीड और डिमांड होती है। अगर किसी चीज की एक्सीजेंसी होती है तो उसकी जैसे अर्जेंट नीड और डिमांड होती है। अब ये कोरोना के टाइम पे जैसे वो इंजेक्शन था रेमडेसिविर, है ना, तो उसकी क्या थी, उसकी एक्सीजेंसी थी। एक्सीजेंसी का मतलब होता है अर्जेंसी। एक्सीजेंसी को अर्जेंसी से याद कर लो, एक्सीजेंसी को अर्जेंसी से याद कर लो। किसी चीज की अर्जेंसी होना तो किसी चीज की एक्सीजेंसी होना। अगर आप कहना चाह रहे हो कि इस चीज की अर्जेंसी है तो आप ये भी कह सकते हो इस चीज की एक्सीजेंसी है। In the hot summer months, a bottle of water is an exigency if you are planning on running several miles. अगर गर्मी के महीनों में कि जो पानी की जो बोतल होती है एक्सीजेंसी होती है, अगर तुम काफी लंबा दौड़ना चाहते हो तो। अब जैसे इसको ऐसे याद करो, देखो अभी पुलिस वाला कह रहा है भैया बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड नहीं है, क्या एक्सीजेंसी है तेरी, क्या इमरजेंसी है तेरी, क्या एक्सीजेंसी है तेरी, क्या इमरजेंसी है तेरी, बताओ। एक्सपिएट, एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब होता है जिसको आप हिंदी में कहते हैं ना पापों का प्रायश्चित करना, अपनी गलती का प्रायश्चित करना। एक्सपिएट करना, अपनी गलती का प्रायश्चित करना। एक्सपिएट करना माने अपनी गलती का प्रायश्चित करना। जो भी आपसे गलती हुई है उसके लिए सॉरी बोल देना, या फिर उस गलती की कोई पनिशमेंट अगर बनती है तो वो भुगत लेना। अब ये फोटो कैसे है, गंगा में जाके पाप धो लेते हैं, गंगा में जाके नहा लो तो पाप धुल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ के ना? तो वो एक्सपिएट करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान करके आया। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान करके आया। हाँ कि ना? एक्सपिएट करना मतलब अपने पापों का प्रायश्चित करना। एक्सपिएट करना मतलब अपने पापों का प्रायश्चित करना। टू एक्सपिएट फॉर ब्रेकिंग, टू एक्सपिएट फॉर ब्रेकिंग हिज नेबर्स विंडो, राजन शवर्ड स्नो फॉर 3 months। अपने पड़ोसी की विंडो तोड़ने के एवज में राजन ने शवल किया, बेसिकली स्नो को उठा उठा के फेंका 3 महीने के लिए। अब ये इंग्लैंड वगैरह में आपने सुना होगा बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, घरों के ऊपर बर्फ जम जाती है, गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम जाती है ना? तो गलती से ये जो आदमी था, ये राजन जो था, इससे इसके पड़ोसी की विंडो टूट गई, तो उसके एवज में 3 महीने तक उसने बर्फ साफ करी उसकी। शवल करने का मतलब होता है उससे उठा उठा के फेंकना। एक्सपिएट मतलब बेसिकली पापों का प्रायश्चित करना। एक्स पापी से याद कर सकते हो, पिएट पापी, एक्स पापी मतलब पहले वो पापी था, उसने पापों का प्रायश्चित कर लिया। एक्सपगेट, एक्सपगेट, ये बीच में जब आ रहा था ना तो लगभग साइलेंट सा ही कर देते हैं इसको अंग्रेज। एक्सपगेट, 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 एक्सपगेट का बेसिकली मतलब होता है टू रिमूव द पार्ट, टू रिमूव पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट आर कंसिडर्ड लाइकली टू कॉज ऑफेंस। आपने देखा होगा सेंसर बोर्ड के साथ पास जब कोई मूवी जाती है, कोई ऐसे सीन्स होते हैं मूवी के अंदर जो आपत्तिजनक हो, या फिर कोई बेसिकली ऐसी कोई बात दिखा रखी हो जिससे कोई धार्मिक हिंसा भड़क सकती है, तो वो वाले सीन कटवा दिए जाते हैं, है ना? वो वाली चीजें कटवा दी जाती हैं। तो एक्सपगेट करना, एक्सपगेट करने का बेसिकली मतलब होता है जो लिखावा, जो पीस ऑफ राइटिंग है उसमें से उस पीस को हटा देना जो कि बेसिकली ऑफेंसिव होता है, जिसकी वजह से कोई दंगे वगैरह भिड़ सकते हैं। कोई कंट्रोवर्शियल इश्यू पे जब आप कुछ लिखते हो तो ये हो जाना। रैपर वॉज टोल्ड, रैपर को कहा गया कि अगर वो एक्सपगेट नहीं करेगा ऑफेंसिव लिरिक्स को उसके नए गाने के, तो इट वुड नेवर बी प्लेड ऑन द रेडियो, तो रेडियो पे उसे कभी प्ले नहीं किया जाएगा। वो जो रैपर था उसको कहा कि तो अपने गाने में जो ऑफेंसिव वर्ड्स हैं, ऑफेंसिव लिरिक्स हैं, इनको हटा ले। अब जैसे मान लो इसने पूरा, ये मान लो किसी मूवी की स्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर से ये वाला जो पोर्शन है उन्हें ऐसा लगा कि इसमें आप कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हो जिससे दिक्कत है, जिससे दिक्कत है, तो भैया ये वाला बोल्ड करके भेज दिया है सेंसर बोर्ड ने कि भैया इस स्क्रिप्ट से ये वाले पोर्शन अपना हटा लो, वरना ये मूवी हम रिलीज नहीं होने देंगे।
एक्सपोगेट करना बेसिकली किसी एक्स्ट्रा चीज को, यू कैन से कोई एक्स्ट्रा चीज जिससे कोई ऑफेंसिव चीज होने की है उसको रिमूव कर देना, एक्सपोगेट कर देना। पद्मावत मूवी में, दुनिया जान की मूवी में हुआ है। एक्स्ट्रावेगेंट, 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 बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्चीला। स्पेंडिंग टू मच मनी और यूजिंग टू मच ऑफ समथिंग, किसी मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना है किसी चीज का, बहुत ज्यादा यूज करना। इसको कैसे याद कर सकते हो? एक्स्ट्रा वकेशन, एक्स्ट्रा वकेशन। मान लो आप छुट्टियों पे गए, छुट्टियों में गए, मतलब छुट्टियां मनाने गए, बहुत एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हो, एक्स्ट्रा वकेशन। छुट्टियों पे एक्स्ट्रा खर्चा करना, वकेशन पे एक्स्ट्रा खर्चा करना। आप लग्जरी होटल में रुक रहे हो, मुझे तो सी फेसिंग चाहिए बिल्कुल एकदम, है ना, सी फेसिंग चाहिए एकदम। अब वहां पे क्या कर रहे हो आप? एक्स्ट्रा वेगेंट हो रहे हो, एक्स्ट्रा वेगेंट हो रहे हो। अगर आप वेकेशन पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आप क्या हो रहे हो? एक्स्ट्रा वेगेंट हो रहे हो। रजत स्पेंड नियरली अ ईयर सैलरी ऑन एक्स्ट्रा वेगेंट एंगेजमेंट रिंग। रजत ने लगभग 1 साल की सैलरी लगा दी एक्स्ट्रा वेगेंट एंगेजमेंट रिंग पे। यानी वो जो बहुत महंगी सी एंगेजमेंट रिंग थी वो देने के लिए उसने सैलरी लगा दी। बेचारे ने तो क्या लगा दी? वो लगवा दी। लगा तो क्या दी? वो लगवा दी किसी ने। जानू, तुम्हें पता है वो शालिनी है ना, जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको प्रपोज किया था, पता है 50 कैरेट्स की रिंग दी थी, 50 कैरेट्स की। मतलब खुद नहीं बोला, खुद नहीं बोला कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। 3-4 बार ऐसी बात करके हिंट दे दिया कि अपना गाड़ी वाड़ी बेच ले भैया। तो एक्स्ट्रावेगेंट होना बेसिकली वेकेशंस पे बहुत ज्यादा खर्च करना। नेक्स्ट पे आ जाओ। फसाइल, फसाइल, फसाइल का मतलब होता है अगर इफ समथिंग इज फसाइल, इफ समथिंग इज फसाइल तो वो बड़ी इजी होती है। इफ समथिंग इज फसाइल वो बड़ी इजी होती है। अगर कोई चीज फसाइल है तो वो बड़ी इजी है। अब इसका क्या नेमेनिक्स बनाएंगे भैया, कैसे याद करेंगे अपन इसको? अब मान लो ये कह रही है कि फेशियल कराने जाना है, फेशियल कराने जाना है, तो इसने कहा कि फेयर एंड लवली लगा, यही फेशियल है। फेयर एंड लवली लगा, यही फेशियल है। फेयर एंड लवली लगा के फेशियल कर ले, फसाइल है। फेशियल, फेशियल करना, वो कहती फेशियल करना सीखूंगी, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है ये फेशियल करना सीखूंगी। तो उसने कहा कहाँ मुश्किल है, फेयर एंड लवली लगाओ फेशियल हो जाएगा। फेयर एंड लवली लगाकर फेशियल करना फसाइल है। फेयर एंड लवली से फेशियल करना फसाइल है। फेयर एंड लवली से फेशियल करना फसाइल है। While my grandfather found the video game complicated, I thought it was facile and easily played. मेरे दादाजी को वो वीडियो गेम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी, जबकि मुझे लगा कि बड़ी फसाइल है, बड़ी इजी है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फैक्सिमिली, फैक्सिमिली, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो फैक्सिमिली, फैक्सिमिली। फैक्सिमिली का मतलब होता है किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी। फैक्सिमिली का मतलब होता है किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी, खास करके किसी डॉक्यूमेंट की। अब आप फैक्स मशीन से क्या मिल जाती है? आपको एग्जैक्ट कॉपी मिल जाती है। फैक्स मशीन से याद कर लो। फैक्सिमिली, फैक्सिमिली, फैक्सिमिली का बेसिकली मतलब होता है जैसे एग्जैक्ट कॉपी की चीज की। तो फैक्स मशीन से आपको क्या रिसीव होती है? फैक्सिमिली रिसीव होती है। he offered a facsimile of the original painting for a much discounted price. उसने एक फैक्सिमिली ऑर्डर कर दी, उसने एक फैक्सिमिली ऑर्डर कर दी ओरिजिनल पेंटिंग की। उसने एक फैक्सिमिली ऑर्डर कर दी ओरिजिनल पेंटिंग की एक मच डिस्काउंटेड प्राइस पे। फेक वगैरह के लिए भी जनरली इसको यूज कर लेते हैं। इसके लिए तो यूज करते ही हैं, जैसे मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह की कॉपी, और वैसे कोई चीज की कॉपी बना देते हैं उसके लिए भी फैक्सिमिली यूज कर लेते हैं। मान लो कोई चीज बड़ी महंगी है, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है। अब मोनालिसा की पेंटिंग जो है, मान लो आप उसकी कॉपी ले आओ, तो फिर वो क्या होगा? उसकी फैक्सिमिली होगी। फेमाइन, फेमाइन आ जाना। फेमाइन माने अकाल पड़ जाना, जब बहुत भुखमरी फैल जाती है, कमी हो जाना बहुत ज्यादा। अभी तो नहीं आदित्य राज, कम से कम 1-2 महीने लगेंगे 8 बजे वाला ग्रामर का बैच आने में। अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड इन अ रीजन, किसी रीजन में, कोई रीजन में फूड की बहुत ज्यादा कमी होना। अब वो किस सूखे वगैरह से होती है जनरली। आमतौर से जो फेमाइन आता है बेसिकली किस वजह से आता है? जब सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल पानी वानी नहीं बचता, फसल वगैरह नहीं हो पाती, उसमें होता है।
तो एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड इन अ रीजन, फूड की बहुत ज्यादा कमी हो जाना, कॉजिंग सफरिंग एंड डेथ, जिसकी वजह से बहुत सफरिंग और मौत वगैरह हो। टू हेल्प ईज द सफरिंग कॉज्ड बाय फेमाइन, द यूनाइटेड स्टेट्स इज सेंडिंग फूड टू द अफ्रीकन नेशन। ईज देने के लिए, उनको कुछ राहत देने के लिए, ये फेमाइन से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत देने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है फूड भेज रहा है अफ्रीकन नेशंस में। नेक्स्ट बात, फ्यूड। फ्यूड फ्यूड का बेसिकली मतलब क्या होता है? कोई लड़ाई स्टार्ट होना। फ्यूड का मतलब होता है बेसिकली कोई लड़ाई स्टार्ट हो जाना, कोई बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाना। फ्यूड का बेसिकली क्या है? इसको, हाँ सही कह रहे हो, फेमाइन को फार्म से याद कर लो। फार्म में फसल नहीं होती तो फेमाइन आ जाता है, फार्म में फसल नहीं होती तो फेमाइन आ जाता है, फार्म में फसल नहीं होती तो फेमाइन आ जाता है। नए बैच का टाइमिंग बच्चे 22 जुलाई को आएगा और 6:15 बजे उसका टाइमिंग रहेगा। ये ऊपर लिंक मैंने पिन कर रखा है, इसमें अपकमिंग बैच में मिल जाएगा आपको। इसमें मेरे सारे बैच दिखाएगा, अपकमिंग वाले पे क्लिक कर रहे हैं ना, मिल जाएगा। फ्यूड स्टार्ट होने का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाना। अभी आपने डिबेट वगैरह देखी होंगी बहुत ज्यादा, ये खूब डिबेट देखी होंगी संबित पात्रा जी के, तो दुनिया जहान की डिबेट होती है जिनमें कोई काम की बात नहीं होती है ना। तो अब जैसे कन्हैया कुमार और संबित पात्रा आपस में डिबेट कर रहे हैं। An argument that has existed for a long time between two people and groups causing a lot of anger and violence। कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जो बहुत लंबे समय से दो लोगों के बीच में चल रहा है। कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट, कोई ऐसी बहस जो बहुत लंबे समय से दो लोगों के बीच में चल रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर को लेके, है ना, बाबरी मस्जिद को लेके, गुजरात राइट्स को लेके, आर्टिकल 370 को लेके बहुत टाइम से जैसे फ्यूड चल रहा था, बहुत टाइम से जैसे फ्यूड चल रहा था, है ना। कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जो दो पक्षों के बीच में बहुत लंबे से समय से चल रहा हो और जिसकी वजह से बहुत गुस्सा और वायलेंस हो जाए। एट फर्स्ट हीना ट्राई टू टॉक थिंग्स आउट इन अ फ्रेंडली वे। शुरुआत में हिना ने कोशिश करी बहुत फ्रेंडली वे में बात को रखने की, बट द गाय वुडंट लिसन एंड अ बिटर फ्यूड ब्रोक आउट। लेकिन वो जो लड़का था वो बिल्कुल मानने को सुनने को तैयार ही नहीं था और फिर एक बिटर फ्यूड, बहुत बिटर मतलब बहुत भयंकर वाली बहस शुरू हो गई। फिगमेंट फिगमेंट अभी फिगमेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज बिलीव टू बी रियल बट ओनली एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन। कोई ऐसी चीज जो ऐसा लगता है कि रियल है, कोई ऐसी चीज जो लगता है कि रियल है लेकिन एग्जिस्ट करती है सिर्फ इमेजिनेशन में। कैसे याद कर सकते हो? फिग मेंटल, फिग प्लस में मेंटल। ऐसी फिगर्स बेसिकली जो सिर्फ मेंटली मतलब दिमाग में ही एग्जिस्ट करती हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसे किसी के सपने में इस टाइप के डायनासोर, भूत और ये सब चीजें आ रही हैं, तो ये क्या है? फिग मतलब फिगर। ऐसे ऐसी फिगर्स, ऐसी ऐसी आकृतियां जो सिर्फ आपके दिमाग में ही एग्जिस्ट करती हैं। फिग प्लस में मेंटल, ऐसी आकृतियां, ऐसी फिगर जो आपके दिमाग में ही एग्जिस्ट करती हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। माई यंगर ब्रदर क्लेम्स टू हैव a unicorn as a best friend, but such a thing is clearly a figment of our imagination। मेरा जो छोटा भाई, माई यंग डॉटर सॉरी, मेरी जो छोटी बेटी है वो क्लेम करती है कि उसके पास एक यूनिकॉर्न है। अब ये यूनिकॉर्न क्या होता है? ऐसा जैसे घोड़े से जैसा एक जानवर सा होता है, उसके ऊपर यहाँ पे सींग होता है, बहुत सारे कार्टून्स में दिखाया जाता है। तो उसके वो ऐसा क्लेम करती है कि उसके पास एक यूनिकॉर्न है, लेकिन ये भैया ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे थे तो बहुत आपके दोस्त वगैरह वो खूब फेंकते होंगे, है ना। अरे हमारे घर में तो ये है, मतलब हमारे घर में एक कमरा है, वो पूरा हीरों का भरा हुआ है। उसमें दुनिया जहान के हीरे ही हीरे हैं, खूब हीरे भरे हुए उसके अंदर। अरे हमारे गांव वाला जो घर है ना भैया, उसका बाहर से हमने सोने का करवा रखा है, वो सारा सारा सारा। तो वो क्या होता है? वो एक फिगमेंट होता है उनकी इमेजिनेशन का। वो एक फिगमेंट होता है उनकी इमेजिनेशन का। और सबसे बड़ी बात देखना तुम, ऐसे फेंकने वाले जो बच्चे बच्चियां होती हैं, उनका दो चार चमचे होते हैं, वो उनकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। हाँ हमने देखा भी है, हाँ हमने देखा भी। अब तुम खुद बेचारे सेकंड थर्ड के बालक हो, तुम्हें लगने लग जाता कहीं सही में ना हो यार, कहीं सही में ना हो भाई। करते हैं बालक, ऐसे छोटे होते हैं तो ऐसे फेंकते हैं। चलो जी,
अब कर लेते हैं रिवाइज। अब कर लेते हैं रिवाइज। ठीक है, कॉपी पेन उठाओ जल्दी से, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ। मैं वर्ड बोलूंगा, अगर आपको उसका मीनिंग याद आ गया तो टिक लगा लेना, नहीं आया तो क्रॉस लगा लेना। इससे पता चलेगा कि आपको ज्यादा रिवाइज कौन से वर्ड्स को करना है। हाँ जी, इमेरिटस, इमेरिटस, इमेरिटस। ऐसा एक पर्सन मेरिट से याद करा था जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे, उसके अंदर बहुत सारे मेरिट्स थे, इसलिए उसको रिटायरमेंट के बाद भी एमेरिटस बना दिया गया। मतलब रिटायर हो गया, वो पोस्ट पे अब नहीं है, फिर भी उसको वो टाइटल जो है आज भी उसको दिया गया है। कोई बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है उसमें आज भी उसको, जैसे मान लो कोई चेयरमैन था, पहले कोई कॉलेज वगैरह का चेयरमैन था, उसने इतना अच्छा काम किया, सारी जिंदगी उसने कॉलेज को निछावर कर दी, तो वो रिटायर हो गया तब भी वो क्या कहलाता है, चेयरमैन ही कहलाता है। उसको बोर्ड मीटिंग वगैरह में आज भी बुलाया जाता है, उसको कोई वेतन नहीं मिलता उस काम के लिए, लेकिन ऑनर के लिए उसको वो चीज दी जाती है। इट्यूलेट, 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 इट्यूलेट। जब सूरज की कमी से, बेसिकली रिलेटेड टू सन, रिलेटेड टू सन, जब सूरज वगैरह की कमी से कोई चीज पीली पड़ने लग जाती है, सनलाइट वगैरह से कोई चीज पीली पड़ने लग जाती है, तो वो क्या होगी, इटिलेटेड होगी। वो इटिलेटेड हो जाता है, यानी पीला पड़ने लग जाता है। एविक्ट करना, एविक्ट करना, एविक्ट करना, किसी को बेदखल करना, किसी को किसी जगह से बाहर निकालना। इलेक्ट्रेट, 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 इलेक्शन से याद कराया था। वोटर्स, सारे वोटर्स जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, वो सब लोग जो वोट कास्ट करेंगे, जो वोट डालेंगे, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रेट। इलीजियम, 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 आलीशान, इलीजियम आलीशान। मतलब बहुत ज्यादा लेविश, जहां सब कुछ है आपके पास, कोई परफेक्ट है सब कुछ, एक चीज की भी कमी नहीं है, तो वो क्या है, आप इलीजियम में होते हो। स्वर्ग वगैरह, पैराडाइज वगैरह के लिए यूज किया जाता है। एटिकेट, 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 मैनर्स। एटिकेट्स क्या है, शिष्टाचार, मैनर। एक्सपिएट, 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 अपने पापों का प्रायश्चित करना, एक्सपिएट करना। अपनी गलती के लिए सॉरी बोल देना, अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना या उसका दंड भुगतना, एक्सपिएट। एक्स पापी से याद कर लो, एक्स पापी, पहले उसने पाप किया था बेचारे ने, लेकिन गलतियां वो सारी वो भुगत ली हैं, सॉरी वॉरी बोल दिया, तो वो एक्सपिएट कर लिया उसने। एक्सीजेंसी, 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 किसी चीज की अर्जेंसी। एक्सीजेंसी मतलब किसी चीज की अर्जेंसी, अर्जेंट नीड होना किसी चीज की। एक्सीजेंसी, अर्जेंसी, एक्सीजेंसी, अर्जेंसी। एक्सपगेट, 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 किसी चीज को रिमूव करना। जैसे अक्सर कोई, जैसे सेंसर बोर्ड होता है, वो कुछ फिल्म का हिस्सा निकलवा देता है, ऐसे ही मान लो कोई आपने लिरिक्स लिखा, कोई नॉवल लिखा, उसका कुछ ऐसा पोर्शन है जिसकी वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है, कोई ऑफेंड हो सकता है, तो उसको निकलवा देना, ऑफेंसिव ऑफेंसिव चीज को हटा देना, एक्सपगेट। फसाइल, 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 फेयर एंड लवली लगा के फेशियल करना बड़ा फसाइल है, फेयर एंड लवली लगा के फेशियल करना बड़ा फसाइल है, फेयर एंड लवली लगा के फेशियल करना बड़ा फसाइल है, बड़ा इजी है। एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट, वकेशन पे एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आप एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाते हो। वकेशन पे जाके आप बहुत खर्ची कर रहे हो, भैया सी साइड रिजॉर्ट रिजॉर्ट चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या हो गए, एक्स्ट्रा वेगेंट हो गए। फैक्सिमिली, फैक्सिमिली,
फैक्सिमिली, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, जैसे फैक्स मशीन से क्या होता है, डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट कॉपी आ जाती है। फेक चीज के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब कोई ओरिजिनल चीज जो बहुत महंगी हो उसकी एग्जैक्ट कॉपी अगर आप तैयार कर दो तो फैक्सिमिली कहलाती है। फेमाइन, फेमाइन, अकाल पड़ जाना, खाने वगैरह की, फूड की बहुत ज्यादा कमी हो जाना जिसकी वजह से बहुत मौतें होती हैं, बहुत सफरिंग्स होती है। फिगमेंट, 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 कोई ऐसी चीज जो रियलिटी में ना हो, कोई ऐसी चीज जो रियलिटी में ना हो, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन भी बोलते हैं। काल्पनिक, यू कैन से। कैसे याद करा था, फिगर इन मेंटल, फिगर इन माइंड, फिगर इन माइंड, फिगमेंट, फिगर इन माइंड, मतलब जो सिर्फ दिमाग में ही है, ऐसी फिगर्स, ऐसी आकृतियां जो सिर्फ दिमाग में है, रियलिटी में नहीं है। फ्यूड, 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 बहुत लंबी बहस छिड़ जाना। फ्यूड छिड़ जाना मतलब बहुत लंबी बहस छिड़ जाना। चलो जी आ जाओ। फ्लीट, ये वर्ड सुना होगा। जहाजों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। जहाजों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ ट्रक्स, व्हीकल्स, इन सब के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। अक्सर ये जो बाकी गाड़ियां वाड़ियां होती हैं तो उनके काफिल, उनको तो बोलते हैं काफिला, कॉन्वॉय। जनरली ये जो फ्लीट वर्ड है शिप्स वगैरह के लिए लगाया जाता है। अ फ्लीट ऑफ फायर ट्रक्स रश टू द रेजिंग फॉरेस्ट फायर, hurried to the hurried to put it out before it reached the nearby apartments. फ्लीट ऑफ ट्रक्स मतलब बहुत ज्यादा संख्या में ट्रक्स निकल गए हैं फॉर रेजिंग फॉरेस्ट फायर, जो धधकती हुई, जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई जो फॉरेस्ट फायर है उसकी तरफ, ताकि उसको पुट इट आउट। पुट इट आउट का मतलब होता है बुझा देना। पुट इट आउट का मतलब होता है ताकि वो आग को बुझा सके, ताकि वो नियर बाय अपार्टमेंट से पहुंचने से पहले उस आग को बुझा सके। फ्लिकर करना, फ्लिकर करना, फ्लिकर करने का मतलब क्या होता है, जैसे लाइट ऐसे बुझ के वापस आती है ना, आपके घर में जब लाइट जाती है, इन्वर्टर पे लाइट जाती है एकदम, जैसे मतलब लाइट थी, लाइट चली गई तो इन्वर्टर जो स्विच होने में टाइम तो लगाएगा ना, तो वो क्या होता है, फ्लिकर होती है लाइट। वो क्या होती है, फ्लिकर होती है लाइट। अब ये बहुत सारे, जो आपने देखा होगा, काफी सारे जब टीचर्स बेसिकली वीडियो बना रहे होते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी आपने देखा होगा, उनकी ना वीडियो में ऐसे तिरमिरे से आ रहे होते हैं, मतलब ऐसे लाइन 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 सी आ रही होती है कई बार। नोटिस करिए वाली चीज। वो पता क्यों होता है, जब मैंने नया नया ये कैमरा वैमरा और ये सब चीजें यूज करनी शुरू करी तब मेरे को भी बड़ी दिक्कत आई थी। एक्चुअली क्या है, जो कैमरा जो सेटिंग होती है ना, अपने जो कैमरा की सेटिंग होती है वो होती है 60 हर्ट्ज पे। ये जितनी सोनी वोनी, क्योंकि ये कैमरे होते हैं बाहर के, ये जो कैमरास वगैरह खरीदते हैं, जैसे सोनी वगैरह के कैमरा खरीदते हैं, उनकी सेटिंग्स होती है 60 हर्ट्ज पे, क्योंकि विदेशों के हिसाब से चलता है। उनकी जो एसी लाइट की, एसी की जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है वो होती है 60 हर्ट्ज पे, और अपने इधर चलती है 50 शायद। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि बाहर 60 है और अपने 50 है। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, अपने को कैमरा की और लाइट की दोनों की अलग अलग करनी पड़ती है। कैमरा और लाइट की दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तभी वो फ्लिकर नहीं आएगा, वरना वो एक ही, सॉरी, सेम करनी पड़ती है, वो सेम होगी तभी वो फ्लिकर नहीं आएगा, वरना अगर अलग अलग होगी तो फिर वो फ्लिकर आने लग जाएगा। ये है वो चीज। अगर दोनों के ऑल्टरनेटिंग की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पे मैच करेंगी, कैमरा भी तो लाइट डिवाइस ही तो है, दोनों सेम टाइम पे होते हैं, तब वो फ्लिकर नहीं आएगा। तो फ्लिकर का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो जो लाइट ऐसे चसबुच चसबुच करती है ना, ऑन ऑफ सी वाली फील आती है, उसको बोलते हैं फ्लिकर आना। टू शाइन विद अ लाइट दैट इज समटाइम्स ब्राइट समटाइम्स वीक, एक ऐसी लाइट, एक ऐसी रोशनी से चमकना जो कभी लाइट होती है कभी स्ट्रांग होती है। टू अपीयर फॉर अ शॉर्ट टाइम और मेक अ सडन मूवमेंट, कुछ छोटे से समय के लिए अपीयर होना या फिर अचानक से कोई मूवमेंट करना, ये तीनों ही मीनिंग होते हैं बेसिकली इसके। देयर वाज अ फ्लिकर ऑफ लाइट फ्रॉम द कैंडल ऑन द विंडो सिल ड्यू टू अ स्मॉल गस्ट ऑफ विंड दैट मूव थ्रू द हाउस, दैट मूव थ्रू द हाउस। वो जो वो जो कैंडल थी उसमें फ्लिकर आया, यानी रोशनी कम होकर वापस हुई बेसिकली, या क्यों हुआ बेसिकली ऐसा, क्योंकि गस्ट ऑफ विंड आई, एक हवा का झोंका आया जो कि घर से पास हुआ। फोरमैन, फोरमैन, ये वर्ड सुने होंगे यार आपने।
ये वर्ड कभी ना कभी सुने होंगे, लाइनमैन, फोरमैन, ये वर्ड सुने, फोरमैन। जो वर्कर्स होते हैं उनका जो इंचार्ज होता है वो फोरमैन कहलाता है। जो वर्कर्स होते हैं उनका जो इंचार्ज होता है फोरमैन कहलाता है। फोर का मतलब क्या होता है? FORE। फोर हेड सुना है तुमने? फोर हेड, माथा। फोर हेड सुना है तुमने? माथा। फोर बेसिकली आगे, आगे वाला सिर, सिर का आगे वाला हिस्सा। फोर का मतलब होता है फ्रंट, आगे। फोरमैन मतलब सबसे आगे रहने वाला आदमी, सबसे उनमें आगे हो, जो एक्सपीरियंस वगैरह में, स्किल वगैरह में जो उनमें सबसे आगे हो, वो क्या हो जाएगा? फोरमैन। अब फोरमैन वाज हायर्ड टू ओवरसी ऑल दोज वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट। फोरमैन को हायर किया गया उन सबकी निगरानी करने के लिए, उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए, वो जो सारे वर्कर काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो बेसिकली गाइड करते हैं वर्कर्स को कि ये कर लो, ये कर लो, ऐसे करके। फोर्टनाइट का पीरियड क्या होता है? एक फोर्टनाइट का पीरियड क्या होता है? 2 हफ्ते का पीरियड। 14 दिन का पीरियड जो होता है उसको फोर्टनाइट का पीरियड बोल देते हैं। कई बार 15 दिन के लिए भी यूज कर लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जनरली 2 हफ्ते के पीरियड को फोर्टनाइट का पीरियड कहा जाता है। 2 हफ्ते के पीरियड को बोला जाता है फोर्टनाइट। दे wanted to have a month to prepare, but the time was cut in half, leaving them with only a fortnight. उन्हें उन्हें 1 महीना चाहिए था प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन टाइम आधा कर दिया गया, तो अब उनके पास सिर्फ एक फोर्टनाइट ही बचा है। फॉसिल्स, ये तो बहुत बार सुन लिया होगा। फॉसिल्स, ये वर्ड पता है? कई इसमें से बहुत ज्यादा इजी हैं और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बकवास हैं। कल ही हम सीपीओ का पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसमें फॉसिल आया था, अगर आपको याद हो। कल ही सीपीओ का पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसमें फॉसिल आया था, हाँ कि ना? अवशेष, जो पुराने समय में जो जीव जंतु हुआ करते थे, उनके जो रॉक के अंदर जो बेसिकली उनके प्रिजर्व हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं फॉसिल्स। अ पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल और इट शेप दैट हैज बीन प्रिजर्व इन रॉक और अर्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। जब रॉक वगैरह के पास उनके डीएनए टाइप का जो मटेरियल होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल जो प्रिजर्व रह जाता है, उसको बोलते हैं फॉसिल्स। फाउंडलिंग, 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 अ यंग चाइल्ड हु इज लेफ्ट बाय हिज पेरेंट्स एंड देन फाउंड एंड केयर्ड फॉर बाय समवन एल्स। एक ऐसा छोटा बच्चा जिसके पेरेंट्स वगैरह उसको त्याग देते हैं, और जो किसी के द्वारा पाया जाए और जिसकी देखभाल करी जाए किसी और के द्वारा। अब ये आपने सुना होगा, मान लो किसी के लड़कियां लड़कियां हो रही हैं बहुत सारी, है ना? ये अपने चलता है ना। अब तो काफी कम हो गया पहले से, अब तो काफी कम हो गया पहले से। मान लो कि बहुत सारी बच्चियां हैं, तो क्या किया उन्होंने? छोड़ के चले गए बच्ची को। हाँ, वो सलमान खान ने जैसे वो अर्पिता को उठा लाया था वो रोड पे, उसको छोटी बच्ची मिली रोती हुई, उसको उठा के लेके आ गया। तो अब ये क्या करते हैं? अनाथालय के गेट पे रख के चले जाते हैं। अनाथालय के गेट पे रख के चले जाते हैं बच्चों को, छोटों को, है ना? ये आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर ये वाले सीन देखे होंगे। फाउंडलिंग, फाउंडलिंग, फाउंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाना। छोटा बच्चा है जिसको जो मिले, जो आपको कहीं मिले, जिसको उसके पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया और कोई इसकी देखभाल करे, तो उसको क्या बोलते हैं? फाउंडलिंग। ही इज अ फाउंडलिंग एंड हैज ग्रोन अप इन अ स्कूल फॉर होमलेस बॉय। वो वो पैदा हुआ है, वो बड़ा हुआ है एक स्कूल में जो कि होमलेस बॉयज के लिए होता है। फाउंड चाइल्ड से याद कर लो, सही कह रहे हो। फाउंडलिंग का नेमोनिक्स बना लो फाउंड चाइल्ड। फाउंडलिंग का नेमोनिक्स बना लो फाउंड चाइल्ड। फाउंडलिंग का नेमोनिक्स बना लो फाउंड चाइल्ड। नेक्स्ट पे आ जाओ। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज का एक मीनिंग तो देखो आपको पता ही है। फ्रेंचाइज का एक मीनिंग तो देखो आपको पता ही है। जब मान लो एक कंपनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैकडी है, केएफसी है, इन्होंने क्या करा? अपनी फ्रेंचाइज दे दी। कहने का मतलब ये जो आउटलेट है इसके बाहर तो केएफसी लिख ले और तो बेच ले, है ना? हालांकि ये रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं ये तो थोड़ी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन भी रखते हैं, भैया तुझे ये सब स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे तभी फ्रेंचाइज देंगे वरना नहीं देंगे। तो वो एक तो वो वाला फ्रेंचाइज होता है। अच्छा, और एक फ्रेंचाइज आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी फ्रेंचाइज पढ़ा होगा। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन
जो आपका संविधान आपको वोट डालने का जो अधिकार देता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, कल आया था ये पेपर में, ये कल आया था पेपर में। अरे याद आ रहा, सीपीओ के पेपर में कल जो डिस्कस करा उसमें आया था फ्रेंचाइज। जितनी वो कैब बिल्ड करोगे धीरे धीरे पेपरों में दिखने लगेगी वो। अमेरिकन वुमेन वर्क फॉर डेकेड्स टू विन फ्रेंचाइज। अमेरिकन औरतों को डेकेड्स, बहुत दशकों तक काम करना पड़ा फ्रेंचाइज जीतने के लिए, मतलब वोट डालने का अधिकार जीतने के लिए इनको बहुत टाइम तक काम करना पड़ा। फंगस, ये वर्ड तो मुझे अब लगता है याद कराने की जरूरत नहीं है। फफूंद जिसको बोलते हैं, रेड फंगस, ब्लैक फंगस, ये वर्ड तो अब मुझे नहीं लगता याद कराने की जरूरत है किसी भी बच्चे को। फफूंद जिसको बोलते हैं ना, ये काई सी टाइप का जम जाता है। अ प्लांट विदाउट लीव्स, फ्लावर्स और कलर, जिसका कोई लीव्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते, कोई इसका बेसिकली वो कलर नहीं होता। आजकल तो अलग अलग कलर में अवेलेबल है, वैसे जनरली इसका खुद का कोई कलर नहीं है, जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाता है। गैलेंट, गैलेंट, अब ये गैलेंट कैसा पर्सन होता है? गैलेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो बड़ा पोलाइट हो और काइंड हो, खास करके औरतों के लिए, खास करके औरतों के लिए, और खास करके वो भी तब जब वो पब्लिक में हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब लड़कियां या कोई लेडीज रेस्टोरेंट में एंटर हो रही होती है तो उसके लिए गेट खोलेंगे, कुर्सी पीछे करेंगे, हाँ के ना, मतलब पूरी आवाभगत करते हैं। जो औरतों के लिए बड़े पोलाइट होते हैं और काइंड होते हैं, खास करके पब्लिक में। वो कैसे लो आदमी होते हैं? वो गैलेंट आदमी होते हैं। कैसे आदमी होते हैं वो? गैलेंट आदमी होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड भी मिलता है, बहादुर भी इसका मतलब होता है। गैलेंट का मतलब वैसे बहादुर भी होता है। गैलेंट्री अवार्ड दोनों, गैलेंट का मीनिंग बहादुर भी होता है। ये जो दूसरा मीनिंग नीचे दे रखा है ना, शोइंग नो फियर ऑफ डेंजरस ऑफ डिफिकल्ट थिंग्स, दो मतलब होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है करेजियस माने बहादुर, और दूसरा एक इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बड़ा काइंड हो, जो बड़ा पोलाइट हो, खास करके औरतों के आगे। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड से तो ये वाला मीनिंग आपको याद हो जाएगा, वीर वाला। अनफॉर्चुनेटली द फायरमैन्स गैलेंट एफर्ट टू सेव द वुमेन केम टू लेट। बदकिस्मती से जो फायरमैन का, वो जो आग बुझाने वाले का जो गैलेंट एफर्ट था, वो जो बहादुरी भरा एफर्ट था, उस औरत को बचाने के लिए बड़ा लेट आया, मतलब बड़ी देरी से हुआ वो एफर्ट। गाब्ल्ड, गाब्ल्ड, गाब्ड का मतलब क्या होता है? इफ वर्ड्स एंड मैसेज आर गाब्ड, दे आर नॉट क्लियर एंड दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर जो शब्द हैं वो गाब्ड कर दिए गए हैं, या कोई मैसेज है वो गाब्ड कर दिया गया है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? उनमें उनको डिफिकल्ट है वो अंडरस्टैंड में। गड़बड़ करने से याद कर लो, आपने आपने क्या कर दिया? इसको गड़बड़ कर दिया। आपने क्या कर दिया? इस मैसेज को गड़बड़ कर दिया। अब ये राइटिंग समझ ही नहीं आ रही, क्या लिख रहा है ज्यादा हैंडराइटिंग के चक्कर में। अब कई लोग, अब आपने देखा होगा जैसे कई लोग ना ऐसे बड़ा ऐसे कर्सिव सी राइटिंग लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे एक में ऐसे ऐसे पूरा एक एक के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे ऐसे लिखते हैं, हाँ कि ना। पहले ये राइटिंग का स्टाइल अच्छा माना जाता था, पहले ये राइटिंग का स्टाइल रिप्रेजेंट करता था कोई लोग जो बहुत एजुकेटेड होते थे उनको। आज की डेट में कर्सिव राइटिंग लिखने से घटिया स्टाइल कुछ नहीं माना जाता। कर्सिव राइटिंग अब बहुत बहुत बुरा राइटिंग का स्टाइल माना जाता है। जैसे लड़कियों की राइटिंग की बड़ी तारीफ होती थी ना, ये कर्सिव राइटिंग जैसे शुरुआत में याद होगा आपको, शुरुआत में याद होगा जब हम छोटे थे तो एक कॉपी भी मिलती थी 5 लाइन वाली, 5 लाइन वाली कॉपी लगी होगी अगर आपको याद हो। 5 लाइन वाली कॉपी में कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती थी अपने को, अच्छा एफ का ये यहाँ पे आएगा, छोटा बी लिखना है तो यहीं तक खत्म हो जाना चाहिए, ये वो इस टाइप से। तो कर्सिव राइटिंग आज की डेट में फॉलो नहीं होती, कर्सिव राइटिंग आज की डेट में बुरी मानी जाती है। अब आप सिंपली लिखिए, ऐसा लिखिए कि जो समझ आ जाए, वही बढ़िया है। देयर वॉज अ स्ट्रेंज गार्ब्ड मैसेज ऑन माई वॉइस मेल,
मेरे मेरे वॉइस मेल पे एक अजीब सा गार्ब्ड मैसेज था, कहने का मतलब जो बड़ा कॉम्प्लेक्स था, जो समझने में बड़ा मुश्किल था, जिस मैसेज में कुछ मतलब वर्ड आगे पीछे हो गए जो समझ ही नहीं आ रहा। जनरल, अब ये तो वर्ड क्या ही याद कराऊं। आर्मी में जो जनरल होता है, एक तो वो वाला जनरल होता है, एक जनरल होता है आम, है ना, कोई चीज बिल्कुल जो आम होती है वो। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ जनरल। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है, जी से है कि ग से है? भूल गया यार एग्जैक्टली ना मैं इसकी। Geriatric. Geriatric. जी से है भाई। जेरियाट्रिक्स, 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 जी से है ये। The area of study of medicine that deals with the care and treatment of old people and disease of old people। एक ऐसा मेडिसिन का स्टडी का, मेडिसिन की शोध का एक ऐसा एरिया जो कि डील करता है बूढ़े लोगों की, ओल्ड एज पीपल की ट्रीटमेंट से, जो बेसिकली रिलेटेड होता है। ये रूट वर्ड भी है जेरी, ये रूट वर्ड भी है जेरी, जिसका मतलब होता है बेसिकली ओल्ड। क्या नेमोनिक्स बनाए इसका, क्या नेमोनिक्स बनाओगे बताओ जरा। जेरियाट्रिक्स का क्या नेमोनिक बनाओगे? जेरियाट्रिक्स। बहुत बढ़िया, सेवन ने बहुत अच्छा बनाया है, शिवानी ने भी बहुत बढ़िया बनाया है। जब बुढ़ापे की जो अवस्था होती है उसके लिए हिंदी में एक वर्ड होता है जर अवस्था, उसके लिए वर्ड होता है जर अवस्था। जर अवस्था में जो लोग आ जाते हैं उनके लिए जेरियाट्रिक्स, उन्हीं से डील करता है जेरियाट्रिक। जर अवस्था के लोगों के लिए जेरियाट्रिक्स होता है, जर अवस्था के लोगों के लिए जेरियाट्रिक्स होता है। और एक उन्होंने बनाया जोड़ों में जिनको दर्द होता है उनके लिए जेरियाट्रिक्स होता है, जोड़ों में दर्द वालों के लिए जेरियाट्रिक्स होता है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, अच्छे नेमोनिक्स बनाया आप लोगों ने। The specialism of geriatrics and orthopedic surgery have recorded the largest decrease in average। ये जो स्पेशलिज्म है जेरियाट्रिक्स में और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, इसमें बहुत गिरावट आई है। मतलब लोग अब इसको, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो कॉलेज में जैसे चूज करना होता है ना, कौन से डॉक्टर बनना चाहते हो, तो इनको कम चूज कर रहे हैं आजकल। मे बी आई शुड हैव गॉन इनटू जेरियाट्रिक्स, शायद मुझे जेरियाट्रिक्स में जाना चाहिए था, बूढ़े लोगों के इलाज की जो लाइन है उसमें जाना चाहिए था। ग्लेशियर, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा स्पीड से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। जब आप अपनी आंखों से देखते हो ना, जब आप अपनी आंखों से देखते हो कि पानी सूख रहा है, नदियां सूख रही हैं, तब आपको ना पानी की एक एक बूंद की वैल्यू समझ में आती है और बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बारिशें होती रहती हैं शहरों में, मतलब अब टॉपिक से थोड़ी सी अलग बात है। मैं तुम्हें बताऊं, अब जहां पे मैं रह रहा हूँ ना, उत्तराखंड में, यहाँ से लगभग आधे घंटे के रास्ते पे एक झरना हुआ करता था। वो झरना कोई ऐसे पॉपुलर कोई टूरिस्ट स्पॉट वाला झरना नहीं था, वो रोड के साइड पे बस बाय चांस ही ऊपर से एक जगह से पानी गिरता था। लेकिन इतना पानी गिरता था कि आप आराम से नहा सकते हो, और इतना चिल्ड पानी, इतना चिल्ड पानी, बिल्कुल झरने वाला। भाई बड़ी उम्मीद से वहां गए, और अब वो झरना क्या कर दिया गया है, उसको उसको बंद करके एक पाइप लगा दी गई है, और उस पाइप से टैंकर भरते हैं। वो जो बोतल बेचने वाले नहीं होते, जो वो जो बोटल्स बेचने वाले होते हैं, 20-20 लीटर के कैन जो बेचने वाले होते हैं, वो कोई प्राइवेट आदमी ने किसी का ठेका ले लिया, पता नहीं वो अवैध है, वो लीगल है कि इलीगल है, कैसे कर रहा है, उसको बंद करके और वो टैंकर भर भर के बेच रहा है। इतना इतना सही बताओ ना, इतना दिल दुखा ना, इतना दिल दुखा, पूछो मत। ऐसे लगा जैसे पता नहीं इंसान ना सब कुछ खा जाएगा जैसे।
तो कोशिश करिए जितना हो सके पानी बिजली ये सब वेस्ट ना करें। चलो, तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की वजह से, तो आपको पता ही होगा। लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली, ये जो ग्लेशियर होते हैं बेसिकली बहुत बड़े बड़े आइस के चंक्स होते हैं जो बहुत धीरे धीरे पानी के साथ बहते रहते हैं, वो वाले। ग्नो करना, ग्नो करना, ग्नो का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी चीज को चबाना, किसी चीज को चबाना। अब एक ही चीज को बार 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 जब चबाते रहते हो, बाइट और च्यू समथिंग रिपीटेडली, एक ही चीज को बार 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 चबाते रहना। याद है, हम हम एक पेंसिल जब भी खरीद के लेके आते थे, हम पेंसिल जब भी खरीद के लेके आते थे, तो इसका पीछे का इतना हिस्सा दांत से चबा चबा के तोड़ देते थे, हाँ कि ना? तो हम क्या करते थे? ग्नो करते थे। हम क्या करते थे? ग्नो करते थे। किसी चीज को रिपीटेडली बार 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 चबाना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। अगर कोई चीज आपको ग्नो करती है, एक तो ये मीनिंग होता है इसका। दूसरा, अगर कोई चीज आपको ग्नो करती है तो बेसिकली वो आपको परेशान करती है, वो आपको वरिड फील कराती है। पेस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट कुड सी, ये जो पेस्ट कंट्रोल का जो स्पेशलिस्ट था, ये देख सकता था कि वो जो ट्रैप्ड माउस है, वो जो फंसा हुआ चूहा है, उसने कहां से ग्नो करना शुरू किया था, वॉल को कहां से कुतरना शुरू किया था। यूजिंग हर टीथ द होस्टेज वाज एबल टू ग्नो थ्रू द रोप, अपने दांतों का इस्तेमाल करके वो जो होस्टेज था उसने ग्नो कर दिया रोप को। ग्नो थ्रू द रोप का मतलब रोप, रस्सी को काट दिया, बार 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 एक ही जगह कुतर कुतर के काटना, जैसे चूहा होता है ना, कुतरता रहता है बार बार, वही चीज है। हैमलेट नॉवल भी सुना होगा आपने, है ना? हैमलेट नॉवल आपने सुना होगा। शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी, वो हैमलेट नॉवल पे बेस्ड थी। क्या नाम था उसका? अरे बड़ी फेमस मूवी थी यार, हैदर। हैदर जो मूवी थी वो बेसिकली हैमलेट नॉवल पे बेस्ड थी। हैमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव। हैमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव। हैमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव। द हैमलेट वॉज सिचुएटेड इन आउटस्कर्ट्स ऑफ लार्ज विलेज। हैमलेट जो था वो सिचुएटेड था आउटस्कर्ट ऑफ द लार्ज विलेज के अंदर, मतलब जो बड़ा जो गांव था उसके आउटस्कर्ट्स में एक हैमलेट सिचुएटेड था, छोटी सी ढाणी, छोटी सी बस्ती। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, ये जहां पे भी आप घूमने फिरने जाते हो वहां पे ये हैंडीक्राफ्ट्स बिकते हुए आपने देखे होंगे। हैंड से जो क्राफ्ट बनाई जाए, हैंड से जो क्राफ्ट बनाई जाए, मशीनों वगैरह का यूज करके नहीं, हाथों से जो क्राफ्ट बनाई जाए वो क्या कहलाती है? हैंडीक्राफ्ट। नक्काशी का काम जिसको बोलते हैं हस्तशिल्प। नक्काशी तो और चीज होगी, खैर हस्तशिल्प इसके लिए सही है, हाथ से जो आप कलाकारी करते हो वो। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड इन मार्केट स्क्वायर सोल्ड बाय वेंडर्स हु यूज देयर हैंड्स टू मेक देयर प्रोडक्ट्स। ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो हैं ये दर्शाए जाते हैं मार्केट स्क्वायर में और बेचे जाते हैं वेंडर्स के द्वारा, ऐसे ऐसे वेंडर्स वगैरह के द्वारा जो कि अपने हाथों से इन प्रोडक्ट को बनाते हैं। हार्बिंजर, हार्बिंजर, ये आर लगभग साइलेंट सा ही हो जाता है। हार्बिंजर, हार्बिंजर, ये एक ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जो आपको आने वाले खतरे का संकेत दे। कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जो आपको आने वाले खतरे का संकेत दे। अब ये कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी बोले जा रहा था, याद है? ये मूवी सबने देखी होगी मुझे लगता है। ये कुछ भी बोले जा रहा था, अब ये इसको समझा रहा है कि अरे उसका वो आ गया है, तेरे को धोएगा। आने वाले खतरे का संकेत दे, आने वाले खतरे का संकेत दे। हार्बिंजर, डेंजर के बारे में बताए। हार्बिंजर डेंजर, हार्बिंजर डेंजर, डेंजर के बारे में बताए। हार्बिंजर डेंजर, हार्बिंजर डेंजर, डेंजर के बारे में बताए। Whenever I see clouds, I know they are harbinger for an approaching storm. जब भी मैं क्लाउड्स देखता हूं, जब भी मैं क्लाउड्स देखता हूं, तो मेरे लिए हार्बिंजर का काम करते हैं कि भैया कोई तूफान आने वाला है ना? कोई भी ऐसी चीज जो आपको किसी अशुभ चीज के होने के लिए, बेसिकली कोई नेगेटिव चीज पे होने के लिए एज अ संकेत काम करे, एज अ साइन काम करे, एज अ सिंबल काम करे। हब, हब, जहां पे नाव खड़ी होती है, ऐसी जगह जहां पे नाव खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हब। और ऐसी जगह जहां जहाज खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैंगर। हाँ कि ना? ऐसी जगह जहां पे जहाज खड़े होते हैं, जो बेसिकली एयरप्लेन वगैरह खड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हैंगर। हर्स, हर्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है हर्स, हर्स,
जो कॉफिन को, जो बेसिकली लाश जिस ताबूत में होती है ना, अपने इधर तो खैर अर्थियां ऐसी होती हैं, क्रिश्चियन लोगों के अंदर ताबूत के अंदर लाश होती है ना, ऐसी ऐसा व्हीकल जो कॉफिन को फ्यूनरल तक लेके जाता है, ऐसा व्हीकल जो कॉफिन को, जिसमें लाश होती है, उस कॉफिन को फ्यूनरल तक लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हर्स। उसको क्या बोलते हैं? हर्स। विदाउट अ हर्स टू ट्रांसपोर्ट द कॉफिन, द डिजीज वाज केप्ट एट द मॉर्चुरी। कॉफिन नहीं था ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कॉफिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हर्स नहीं था, इसलिए जो मरा हुआ जो व्यक्ति था उसको मॉर्चुरी में रखा गया। हीलियोफिलस, 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 अट्रैक्टेड बाय और अडॉप्टेड टू सनलाइट। कोई ऐसी चीज जो सनलाइट से बड़ी अट्रैक्ट होती है। सूरजमुखी का फूल देखा होगा आपने, सूरजमुखी का फूल देखा होगा आपने, हाँ क्या? हीलियो रूट वर्ड का मतलब होता है सन। हीलियो, हेली, इन सब रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? सन। अगर कोई चीज हीलियोफिलस है, अगर कोई चीज हीलियोफिलस है, तो वो चीज अट्रैक्ट होती है सन के द्वारा या अडाप्ट होती है सन से। अभी अलग अलग बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो बेसिकली सन से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब रोशनी की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। लाइकन स्पीसीज, ये जो लाइकन स्पीसीज हैं, ये इन द बर्न्ड एरिया आर हीलियोफिलस एंड अडॉप्टेड टू स्ट्रेस कंडीशन। ये बेसिकली लाइकन की प्रजाति है, लाइकन एक जीव होता है, उसकी प्रजातियों की बात हो रही है। एकदम सही है, एकदम सही है, याद कर रहे हो। अब वो जो उस मूवी में क्रिश 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 फर्स्ट पार्टी था क्या, वो कोई मिल गया, कोई मूवी मिल गया, मूवी के अंदर वो होता ना जादू, वो बेसिकली हीलियोफिलस होता है, वो हीलियोफिलस होता है, हीलियोफिलस होता है। अब इसका बेसिकली रूट वर्ड से याद कर सकते हो, हीलियो माने होता है सन, और ये फिल रूट वर्ड का मतलब होता है लव, सूरज से प्यार करने वाला, सूरज की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, ऐसे करके याद कर सकते हो। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड, आर लगभग इसमें साइलेंट ही होता है। हिंटरलैंड, द लैंड बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ बैंक और रिवर और एन एरिया और कंट्री दैट इज फार फ्रॉम द सिटी। होता ना, जैसे मान लो कोई नदी है बहुत चौड़ी सारी, उसका जो दूसरा किनारा है, उसके पीछे की जो जगह है जहां जनरली लोग जाते नहीं है, जो उजाड़ पड़ी है, हिंटरलैंड। कोई ऐसी चीज जो किनारे से बहुत ज्यादा दूर हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे बहुत आवागमन बहुत कम हो, ज्यादा लोग ना रहते हो, हिंटरलैंड, हिंटरलैंड। एज द सन सेट द एनिमल मूव्ड अवे फ्रॉम द कोस्ट इनटू द डिस्टेंस हिंटरलैंड। जैसे ही सूरज छिपा तो एनिमल जो थे वो कोस्ट से, वो किनारे से दूर हो गए और चले गए हिंटरलैंड में। हॉलोकॉस्ट, 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 बेसिकली कोई तबाही, जैसे होता है ना डिजास्टर, कोई तबाही, कोई आग वगैरह लग जाना, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे जब डिस्ट्रक्शन होता है। द फॉरेस्ट फायर वॉज अ हॉलोकास्ट दैट डिस्ट्रॉय थाउजेंड ऑफ ट्रीज। ये जो जंगल की आग थी, एक हॉलोकास्ट थी, इसने हजारों पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। हॉराइजन, 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 हॉराइजन का बेसिकली मतलब होता है, जैसे आप जब ऐसे देखते हो तो आपको दूर एक ऐसा पॉइंट दिख रहा होता है जहां पे धरती और आसमान मिल रहे होते हैं। आप जब दूर देखते हो तो आपको एक ऐसा पॉइंट दिख रहा होता है जहां पे धरती और आसमान मिल रहे होते हैं, दैट इज नोन एज हराइजन, दैट इज नोन एज हराइजन। वॉचिंग द वॉचिंग द लार्ज सनसेट पास्ट हराइजन क्रिएटेड अ सीन ऑफ पीस एंड काम फॉर मी। वो जो हराइजन था सनसेट के टाइम, उस हराइजन को देखने ने मेरे लिए क्या है, पीस और काम का सेंस क्रिएट किया। आपने देखा होगा गोवा बीच वगैरह पे जाके लोग मेनली यही देखने जाते हैं, सनसेट देखना। वहां पे क्या होता है, पानी, पानी और आसमान का ऐसा मिलन सा, और साथ में उसमें सूरज ऐसे लाल लाल सा दिखता है, तो ये बहुत अच्छा व्यू क्रिएट होता है। होस्टेस, एयर होस्टेस, ये तो सुना होगा आपने, होस्ट करने वाली। अब जैसे अतिथि के लिए जो बेसिकली मेजबान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होस्ट, पार्टी का होस्ट है जी वो। होस्टेस आपने सुना है, एक ऐसी औरत जो गेस्ट का स्वागत करे, होस्टेस। आर हॉस्टेस सर्व्ड अप टू अ लार्ज बॉल ऑफ स्टीमिंग हॉट डम्पलिंग्स। हमारी जो हॉस्टेस थी, उन्होंने वो सर्व कर सकती हैं लार्ज बॉल ऑफ स्टीमिंग हॉट डम्पलिंग्स। अब हॉस्टेस मैं दूसरी पे लगा सकता था, लेकिन तुम गंदे लोग हो, इसलिए मैंने एयर इंडिया की हॉस्टेस लगा दी। हॉस्टेस मैं दूसरी पे लगा सकता था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे नियत को देखते हुए यहाँ एयर इंडिया की हॉस्टेस लगानी पड़ी।
डंपलिंग्स बच्चे खाने की चीज होती है, शायद नॉनवेज में कोई चीज होती है। एग्जाम्पल में दोनों बच्चे, दोनों एग्जाम्पल वही हैं, एक मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ देता हूं। आओ अब रिवाइज करते हैं, आओ अब रिवाइज करते हैं, आओ अब रिवाइज करते हैं। देख जेठालाल की बात है, सुनो सर, लगा दिया करो, सोचा मत करो। मांझा, जेठालाल मांझा। पहले तो बबीता जी से छितेगा, फिर अय्यर से छितेगा, हैं? मांझा भाई मांझा। जेठालाल गड़ा, टप्पू पापा, मान जाओ, उम्र हो ली अब तुम्हारी। चलो बताओ जरा जल्दी। फॉसिल, फॉसिल, फॉसिल। मरे हुए जानवरों के जो पहाड़ी, ये अपने माउंटेन्स वगैरह पे जो अवशेष हैं बेसिकली, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल। फ्लिकर, फ्लिकर, फ्लिकर। जब ये लाइट ऐसे चसबंद चसबंद होती है, झपकती सी है लाइट, उसको क्या बोलते हैं? फ्लिकर करना, ब्लिंक करना। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट। 14 डेज का पीरियड, 14 दिनों का पीरियड, यानी आधे महीने का लगभग पीरियड। 14 या 15 दोनों दिन चल जाते हैं इसमें, जनरली 14 प्रेफर करना, 14 डेज अगर कभी ऑप्शन आ जाए दोनों में तो। फोरमैन, फोरमैन, फोरमैन। फोर का मतलब होता है बेसिकली आगे वाला, मैन मतलब आदमियों में सबसे आगे वाला, उनका लीडर, जो वर्कर्स को कंट्रोल करता है, सुपरवाइजर होता है उनका। फ्लीट, फ्लीट, फ्लीट। शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लीट। शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लीट। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज। राइट टू वोट, वोट डालने के अधिकार को क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइज। वोट डालने के अधिकार को क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइज। गार्ब्ड, गार्ब्ड, गार्ब्ड। गड़बड़, गार्बेज। ये क्या लिखा है? ये तो गार्ब्ड कर दिया है, तो गार्बेज बना दिया तुमने बिल्कुल इसका। ऐसे कोई राइटिंग, ऐसा कोई पीस ऑफ राइटिंग जो समझना बहुत मुश्किल हो, समझ में ना आए कि क्या लिखा हुआ है। गैलेंट, 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 गैलेंट। अब गैलेंट के दो मतलब होते हैं, एक तो मतलब होता है बहादुर, फियरलेस, जो डरे ना, गैलेंट्री अवार्ड, एक तो वो वाला। अच्छा, एक औरतों के लिए जो बहुत पोलाइट हो, रिस्पेक्टफुल हो, खास करके पब्लिक में, गैलेंट। तो इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। अगर औरतों वाला मीनिंग तो ऐसा पर्सन जो गालियां वगैरह ना देता हो, बिल्कुल बहुत लहजे में बात करता हो, बिल्कुल गालियां वगैरह नहीं देता, तो वो गैलेंट हो गया। बहुत पब्लिक में बहुत पोलाइट रहता है, काइंड रहता है, ऐसे करके। दूसरा गैलेंट्री अवार्ड से याद कर सकते हो, बहादुरी के लिए मिलने वाले जो पुरस्कार होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। फंगस और जनरल, ये तो मुझे नहीं लगता पूछने की भी जरूरत है। फंगस, जनरल। जेरियाट्रिक्स, 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 जेरियाट्रिक्स। जर अवस्था, जोड़ों में दर्द, जेरियाट्रिक्स। जर अवस्था, जोड़ों में दर्द। ग्लेशियर, ग्लेशियर। आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा जो पानी के ऊपर धीरे धीरे फ्लोट करता रहता है। ग्नो, ग्नो, ग्नो। किसी चीज को च्यू करना, ऐसे दांत से बार 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 ऐसे चबाते रहना, ग्नो। ग्नो का मतलब होता है किसी चीज को दांत से ऐसे चबाते रहना। कुतरना, यू कैन से, सही कह रहे हो।
हैमलेट, 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 कोई छोटा सा गांव, कोई बस्ती, ढाणी। हब, 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 पोर्ट हार्बर, ये सुने होंगे आपने। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर सुना होगा ना ये। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो पर्ल हार्बर का नाम सुना होगा आपने। हार्बर मतलब जहां पे नाव वगैरह खड़ी होती है, जहां पे पानी वाली जो नाव खड़ी होती है, वो कहलाता है, वो जगह कहलाती है हार्बर। हार्बिंजर, 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 डेंजर, ऐसी कोई चीज जो आपको डेंजर के बारे में बताए, जो आपको आने वाले खतरे के बारे में संकेत दे। ऐसी कोई चीज जो आपको आने वाले खतरे के बारे में संकेत की तरह से काम करे। हैंडीक्राफ्ट, 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 हस्तशिल्प, हैंडमेड से याद कर सकते हो, ऐसी कोई चीज जो हाथों से बनाई जाती है, हस्तकला से बनाई जाती है। हैंडीक्राफ्ट आइटम आपको मिलते हैं, लकड़ी वाले आइटम, जैसे कहीं घूमने वगैरह जाते हो तो वहां पे देखे होंगे ना लकड़ी के, जैसे राजस्थान साइड जाते हो तो वो चमड़े वाले वो बैग वगैरह, इस टाइप के बहुत आइटम मिलेंगे आपको। कपड़े पे बहुत टाइप के उस टाइप की चीजें मिलेंगी आपको बहुत ज्यादा। ये नैनीताल साइड वगैरह इस साइड आओगे तो लकड़ी की बहुत छोटी छोटी आइटम मिलेंगी आपको, छोटा सा वो ज्वेलरी बॉक्स और इस टाइप की आइटम मिलेंगी काफी ज्यादा। हर्स, 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 वो व्हीकल जो कॉफिन को फ्यूनरल तक लेके जाता है, वो व्हीकल जो कॉफिन को फ्यूनरल तक लेके जाता है, वो व्हीकल जो कॉफिन को फ्यूनरल तक लेके जाता है। हीलियोफिलस, 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 कोई ऐसी चीज जो सन से अट्रैक्टेड होती है, सन से अफेक्टेड होती है, सन से अट्रैक्टेड होती है। हीलियो माने सन, फिल माने लव, सन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। हिंटरलैंड, 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 बेसिकली नदी के उस पार का हिस्सा, मतलब जैसे नदी बहुत चौड़ी है, आप इस किनारे पे हो, उस किनारे पे कोई बहुत दूर का हिस्सा, या फिर कोई देश का किसी एरिया का ऐसा पार्ट जहां पे ज्यादा लोग जाते नहीं है, जहां ज्यादा आवागमन नहीं है, बहुत दूर का हिस्सा। वीरान, हॉलोकस्ट, 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 तबाही, कोई डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफ, याद आ रहा है कैटास्ट्रॉफ, वही चीज है। हराइजन, 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 वो पॉइंट जहां पे ऐसा लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। हॉस्टेस, हॉस्टेस, होस्ट करने वाली अगर कोई लेडीज है तो वो क्या कहलाएगी, हॉस्टेस कहलाएगी। एयर होस्टेस मतलब एयरप्लेन में जो होस्टेस होती है वो। देखो, अगर कोई मेजबान, अतिथि का स्वागत करने वाला अगर कोई मेल है तो वो कहलाएगा होस्ट, अगर वो फीमेल है तो वो कहलाएगी होस्टेस। और एयर होस्टेस का मतलब एयरप्लेन में होस्ट करने वाली औरतें। आई बात समझ में? चलो जी, मैं एक बार फिर बता देता हूं। नया थ्योरी का बैच चालू होगा बच्चे 22 जुलाई को। नया थ्योरी का बैच चालू होगा 22 जुलाई को। हाँ, फ्लीट छूट गया होगा, कोई बात नहीं बच्चे। फ्लीट का मतलब, फ्लीट भी देख लो भाई, फ्लीट का क्या मतलब था? फ्लीट का क्या मतलब था? ग्रुप ऑफ शिप्स। 22 जुलाई को नया बैच आएगा। ये मैंने ऊपर इसका लिंक डाल दिया है, ऊपर इसका लिंक डाल रखा है, इसमें मेरे सारे बैचेस दिखेंगे। अपकमिंग बैच देखने अपकमिंग देखोगे, कंप्लीट देखने कंप्लीटेड देखोगे। ये लिंक में सारे के सारे बैच शो करेगा। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और AVS10 कोड उनको बता देना भाई। ये लड़का बहुत देर से मैसेज कर रहा, लो यार इसकी बात का जवाब दे ही देता हूँ। क्या मैसेज कर रहा है ये? दीपा वॉक डाउन द रोड। दीपा वॉक डाउन द रोड मतलब दीपा ने रोड पे चली, बेसिकली दीपा ने रोड क्रॉस करिया बिना बिना लुकिंग एट, विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, बिना किसी को देखे। इसका मतलब यही है भाई। वॉक डाउन द रोड का मतलब यहाँ पे कोई डाउन या नीचे जाना ऐसा कुछ नहीं। वॉक डाउन द रोड का मतलब भी होता है चलना बेसिकली। उसने वो रोड पे चली, उसने बेसिकली रोड क्रॉस किया बिना किसी की तरफ देखे, इतना ही मतलब है इसका।
आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।